Greetings from EdJustice and a very good evening to Sanjay sir as well as Raju sir. We are back with EdUpgrade 2.0 and glad to start it with free SSC live classes for undergraduate as well as postgraduate students of state-run universities. Firstly, I'd like to brief everyone present here about EdJustice. Ours is a campaign that aims to rejuvenate state-run education institution by mobilizing social and emotional resources to enhance the overall personality of a student in order to achieve intra-generational mobility. So one of our programs here at college level is EdUpgrade that aims to provide quality education through expert guidance and support to students to make them ready for the fast-paced and competitive world out there. Today we have with us Mr. Raju Datta sir. Sir is a SSC, GCL cracker and now an income tax inspector. Out of many social deeds being done by Sir, he has volunteered to help young SSC aspirants under his personal mentorship and guidance. Before starting the session, I would like Sanjay Sir, the founder of the organization, to motivate the students with his powerful words. Sanjay Sir, over to you. Thank you, Kirti. Thank you. So, welcome everyone, and a special welcome to Raju ji, and who has agreed to take the classes and interact with the students. तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कीर्ति ने थोड़ा बहुत एडजस्टिस कैंपेन के बारे में बताया, बट मैं तो उससे थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग एक ऐसा कैंपेन है, मुहिम है, जिसमें कि हम लोग सरकारी संस्थाएं जितने भी हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकें, स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकें, टीचर्स को सपोर्ट कर सकें, इसके लिए हम लोग रिसोर्स मोबिलाइज करते हैं। और रिसोर्स में जो सबसे बड़ा अभियान हम लोग का चलता है वो ज्ञान दान का है, कि हम लोग स्कूल के लेवल पे और कॉलेज के लेवल पे बच्चों के साथ जो ज्ञान हम बहुत सारे लोगों के पास है और कैसे उन तक हम उनको पहुंचा सके, तो हम एक माध्यम का काम करते हैं। तो ये जो एड अपग्रेड कार्यक्रम है एड जस्टिस का, वो भी एक तरीके से जो छात्र हैं उनको मदद करने के लिए है, जो कि एस्पायर करते हैं कि वो एसएससी एग्जाम्स पास करें, है ना, क्रैक करें। तो हम लोग कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो समय आया है जब हम इस पहली क्लास आज हम रख पा रहे हैं, जिसमें हम राजू जी इसको लीड करेंगे। और आज वो समझना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और हम लोग किस तरीके से उसमें मदद कर सकते हैं ऑनलाइन, और बिल्कुल ही मुफ्त, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम लोग समाज में जो बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनको आगे बढ़ने में हम मदद करें। तो हम अपनी तरफ से हम समय दे रहे हैं, और राजू जी अपना समय दे रहे हैं। राजू जी इसको आगे ले जाने के लिए तैयार हुए हैं। राजू जी कटिहार के रहने वाले हैं, बिहार में। कई लोग शायद आप लोगों में से जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे, तो कीर्ति ने बताया भी, वो कटिहार बिहार के रहने वाले हैं, और यहाँ दिल्ली में इनकम टैक्स विभाग में वो काम कर रहे हैं, अफसर के रूप में काम कर रहे हैं, और बहुत ही नेक इंसान है। कोविड के दौरान भी बहुत सारे काम करते रहे, और उनके गाइडेंस में सैकड़ों बच्चे जो हैं अभी तक एसएससी कर चुके हैं। तो बड़े संजोग से राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मैं अब चाहूंगा कि राजू जी इसको आगे ले जाएं। कीर्ति, अगर कोई और आपका प्रोग्राम नहीं है तो फिर मैं राजू जी को हैंड ओवर करता हूं, और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज ध्यान से आप सुने, समझें, अपने प्रश्न हो तो रखें, और इसके बाद आप जैसा भी हम कार्यक्रम अपना बनाते हैं आगे बढ़ाने का, वो आप अपने दोस्तों तक फैलाएं, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फोन करके, चाहे जिस तरीके से भी हो, अपने साथियों को बताएं कि ये कार्यक्रम चल रहा है और इससे जुड़ें, ताकि ये तो अभी एक एसएससी एक चीज है, एक एग्जाम है जिसके लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे और भी जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें कि
पैसे देने पड़ते हैं लोगों को सीखने के लिए, समझने के लिए, क्रैक करने के लिए, हम उसको मुफ्त में लाना चाहते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में और भी कोई एग्ज़ाम हो, तो वो भी आप हमें बाद में बताइएगा, लिखिएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप और भी लोगों को जोड़ें और इसका लाभ उठाएँ, इसका फ़ायदा उठाएँ और अपना पूरा ध्यान दें, क्योंकि ऐसे मौके जो हैं, कई बार जब हमारे पास फ्री में आता है, तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। हमें लगता है कि जो चीज़ फ्री में मिलता है, उसका कोई भाव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की यही होती है कि जो चीज़ फ्री में मिलता है, वो उसका भाव हमें सबसे ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि सबको सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है। तो अगर आपको मिल रहा है, अगर आपके पास ये मैसेज पहुँचा है, अगर आपके पास आप इससे जुड़े हैं, तो ये आपका सौभाग्य है, ये आपका संजोग है। तो ये सौभाग्य और संजोग समझ के इसका लाभ उठाइए और इसमें आगे बढ़िए, यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। I would like Sir Raju Sir to motivate to start with the session and guide the students about SSC exams and how he is going to plan the session over the 6 months. Thank you. Sir. थैंक यू कृति। सबसे पहले मैं संजय भैया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और जस्टिस पीपल कैंपेन के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस नेक काम के लिए मुझे चुना है। और मुझे इस बात की हार्दिक खुशी है कि संजय भैया जैसे महान शख्सियत के साथ जुड़कर मैं अपने क्षेत्र के लोगों, बच्चों को, खासकर जो युवा वर्ग हैं, उनको मैं शिक्षा दे पाऊँ। शिक्षा, खासकर ऐसी शिक्षा जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी से जुड़ी हुई शिक्षा है और लोगों के सपने भी होते हैं। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आज का सेशन मैं शुरू करूँ। सबसे पहले जितने छात्र जुड़े हैं हमसे, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और मैं सबसे पहली बात जो शुरू करना चाहता हूँ, खुद से शुरू करना चाहता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी आदमी एसएससी क्रैक कर सकता है, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, शायद मैं शेयर करना चाहूँगा। काफ़ी ये इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। एरिया से भी प्लस जो संसाधन थे हमारे घर में भी काफ़ी कम थे, लेकिन जो जज्बा था उसमें कोई कमी नहीं थी। तो सारा खेल जज्बे का है। अगर आप में जज्बा है तो जॉब लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है जो मुश्किल हालात होते हैं। मुझे लगता है कि जब छात्र पहला अक्षर सीखता है, क सीखता है या अ सीखता है, उससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी हमें काफ़ी आसान लगता है क्योंकि हम अभ्यस्त हो चुके हैं लिखते-लिखते। जब कोई बच्चा क लिख सकता है तो आगे कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपके साथ कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, जो भी आर्थिक स्थिति खराब हो या फिर संसाधन आपके पास नहीं है, तो उनसे हारना नहीं है। वो आप उससे आपको सबक लेना है, उस संसाधन और उस चीज़ों को आपको परिवर्तन लाना है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जॉब लेना, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बहुत सारे छात्र हैं जो एसएससी, सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं और डिफरेंट रेलवे में भी सेलेक्ट हुए हैं, डिफेंस सर्विसेज में भी हैं, काफ़ी जगह हैं। लेकिन सब में एक सामान्य बात थी, किसी को पहली बात तो पता नहीं था करना क्या है। तो चूँकि मैं शुरू से ही पढ़ाई के क्षेत्र में मेरा रुझान रहा है और मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो मुझे हर एक क्षेत्र का पता है मुझे कि किस स्टूडेंट को किस क्षेत्र में जाना चाहिए, किस क्षेत्र में छात्र की अभिरुचि है। तो जिस छात्र की जिस क्षेत्र में अभिरुचि हो, उसी क्षेत्र में जाना सर्वोत्तम होता है, क्योंकि सफलता के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं उसमें। तो सबसे, चूँकि सारे लोग मुझे लगता है कि मोस्टली बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह से जुड़े हैं लोग, तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा सेट कर लेना है कि आपको तैयारी उस लेवल की करनी है कि आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम को आप फेस कर सकें। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास किस-किस सेक्टर में जाने के लिए क्या-क्या चांसेस हैं, आप किस-किस सेक्टर में को ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं छोटा-सा इंट्रोडक्शन दूँ, मैं कटिहार से हूँ, बिहार का एक छोटा-सा डिस्ट्रिक्ट है, और मैंने 2005 सीजीएल बैच की तैयारी करी थी
और 2005 बैच में ही मेरा सिलेक्शन हुआ और एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया 2009 में, क्योंकि उस समय एसएससी की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी काफ़ी स्लो थी, 4 से 5 साल लग जाते थे। लेकिन अब हालात काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी पैटर्न भी चेंज हुए हैं और 2009 में ज्वाइन करने के बाद मैं फ़िलहाल प्रमोशन होने के बाद मैं एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सवाल करना चाहूँगा आप सभी से कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है छात्रों को वो है लैंग्वेज को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले दशकों में काफ़ी हालात में परिवर्तन आया है। लोग अब अंग्रेजी से भाग नहीं रहे हैं बल्कि अंग्रेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डर हटा देना है कि हिंदी अंग्रेजी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी हो जाएगी आपकी जितनी आपकी हिंदी है। तो ये सब चीज़ें मैं डिटेल में जब मैं क्लासेस लूँगा आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या-क्या है। आप किन-किन क्षेत्रों में आप ट्राई कर सकते हो, किन-किन क्षेत्रों में आप जा सकते हो। बहुत सारे छात्रों को ये नहीं पता होता है। अभी आज तो मुझे लगता है कि इंटरनेट की दुनिया है तो काफ़ी लोग जानते होंगे। उन दिनों और भी डिफ़िकल्टीज़ थी, लोगों को पता ही नहीं होता था, कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि किस क्षेत्र में जाएँ, किस चीज़ की तैयारी करें। इसके लिए मैंने एक छोटा-सा एक पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनाया है पीपीटी कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं, तो उसको मैं शेयर करता हूँ अभी। उसके बाद मैं एक-एक करके जो लोगों के क्वेश्चन्स हैं, उसको मैं टेकअप करूँगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, किसी को कुछ पूछना है, कैसे प्रोसीड करें, एक-एक करके मैं पूछूँगा और मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूँगा और कोई भी छात्र हमसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकता है। तो मैं सबसे पहले शेयर करता हूँ कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप क्या-क्या कर सकते हो, आपके पास कितनी संभावनाएँ हैं, कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आप जा सकते हैं। तो मैं स्क्रीन एक शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे लिए कौन-कौन से क्षेत्र खुले हैं, किन-किन सेवाओं में हम जा सकते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता है, लोग हमारे यहाँ एक परंपरा है कि लोग कोई भी वैकेंसी आती है, लोग फॉर्म फिल अप करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि इस एग्ज़ाम के लिए कौन-कौन सी तैयारी करनी है, इनके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको जानना है। ये इस स्लाइड से आपको ये पता चलेगा आपके पास कितनी संभावनाएँ हैं, किस-किस सेक्टर में आप जा सकते हैं और उसके लिए आप योग्य हैं या नहीं। तो एक-एक करके मैं दिखाऊँगा, काफ़ी अच्छी स्लाइड है। बाद में मैं ये स्लाइड आपको शेयर भी कर दूँगा जिनको चाहिए। तो ग्रेजुएशन में जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन जब हम फाइनल ईयर में होते हैं तब से हमारे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। एक तो कॉलेज कैंपस सिलेक्शन भी होते हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं है। अ, दुर्भाग्य कहें, जो भी कहें, हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन का प्रोसेस है ही नहीं। यूरोपियन कंट्रीज़ में है कि ग्रेजुएशन के दौरान ही उनके सिलेक्शन हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का। तो हमें इस स्लाइड से ये पता चलेगा कि हमारे पास कौन-कौन से क्षेत्र हैं हमारे पास। इसमें कुछ मैंने ये दिया है कि कितने लाखों छात्र जॉब के लिए एंट्रेंस देते हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ लोग पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर्स के लिए भी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर उनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब 2 तरह के हैं, एक तो सिविलियन जॉब होते हैं, एक डिफेंस जॉब। तो दोनों के क्राइटेरियाज में थोड़ा अंतर होता है। तो सिविलियन जॉब में क्या होता है, सिविलियन आप सभी लोग जानते हैं, डिफेंस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी रक्षा मंत्रालय है, वो आर्मी, एयर फोर्स, नेवी एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो डिफेंस जॉब में आते हैं। सिविलियन जॉब में डिफेंस को छोड़ के जितने भी प्रशासकीय पद हैं उनमें हम लोग जाते हैं। बैंक है, रेलवे है, एसएससी है। तो सिविलियन जॉब में 2 तरह के जॉब होंगे, एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। डिफेंस में आ जाता है एनडीए। एनडीए तो 10+2 के बाद होता है। सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है। असिस्टेंट कमांडेंट सीपीएफ, ये भी ग्रेजुएशन के बाद है। एक जॉब होती है सेंट्रल पुलिस फोर्स की, जिसको
ऊपर के जो तीनों एनडीए, सीडीएस एंड सीपीएफ है, ये यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है इसके एग्जाम्स, और इनका लेवल थोड़ा सा अप होता है इन कंपेरिजन टू अदर एग्जाम्स। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल पुलिस फोर्स, ये एसएससी कंडक्ट करती है। इसके थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एंड एएसआईज वगैरह की भर्तियां होती हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे पुलिस सेवा है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह की जो बहाली है सिपाहियों की, वो भी मान के चलते हैं डिफेंस सेक्टर में ही मैंने उसको रखा हुआ है। हालांकि वो डिफेंस में है नहीं, लेकिन क्राइटेरिया उनका वही है। तो इनको मैं आगे फिर एलोबरेट करूंगा कि किसके क्या स्कोप्स हैं। सिविलियन जॉब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या होते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि पहली जो जॉब है सिविल सर्विसेज की जॉब है, जिसमें ग्रुप ए एंड बी पोस्ट पे नियुक्ति होती है, जो यूपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसको आईएएस का एग्ज़ाम कहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं। ये इंडिया का नंबर 1 जॉब माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती होती है और पुलिस विभाग में भी जाते हैं। इसका मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे पोस्ट होते हैं इसमें। तो ये इनकी जो तैयारी होती है काफ़ी हाई लेवल की तैयारी होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये नहीं है, सिलेबस सबके ऑलमोस्ट कमो बेस 19-20 का ही फासला होता है, लेकिन इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है बिल्कुल डिफरेंट है अन्य जॉब की तुलना में। दूसरा आता है हमारा जो जिसको हम लोग सीजीएल कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करती है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल अपना एक कैलेंडर निकालती है। उस कैलेंडर में ये क्लियर होता है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कब इनका एग्जाम होगा, पूरे साल का आ जाता है एक बार में कैलेंडर। तो हमें ऐसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके हम उस कैलेंडर को डाउनलोड करके पता कर सकते हैं कि इस साल हमारे लिए वहाँ कितनी संभावनाएं हैं और किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा। वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आ जाती है जब वैकेंसीज आती है, लेकिन पहले से जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल नहीं है, आपने तैयारी कर ली है, वैकेंसी भर दी है, तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। तो इसमें इंस्पेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे विभाग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हो गया, एग्जामिनर हो गया, काफ़ी सारे पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है। फिर असिस्टेंट गेट की जॉब होती है, जितने भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्रीज है, वहाँ असिस्टेंट गेट की जॉब के लिए भी सीजीएल के थ्रू ही हम लोग जाते हैं। एक आईबी की भी एग्जाम होती है असिस्टेंट गेट की, आईबी सेपरेटली इसको कंडक्ट करती है, कई बार सीजीएल के थ्रू भी आईबी की वैकेंसीज आती है। एक होती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स एंड बैंक पीओ क्लर्क्स थ्रू आरबीआई एंड आईबीपीएस। ये बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छी, सबसे टॉप रैंकिंग जॉब जो होती है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की होती है। ये खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करती है। फिर उसके बाद बैंक पीओ, उसके बाद बैंक क्लर्क्स, इनका एग्जाम आरबीआई और बैंक खुद कंडक्ट करती है। फिर चौथे नंबर पे आता है रेलवे सर्विसेज। एक तो रेलवे सर्विसेज में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी जाते हैं ग्रुप ए सर्विसेज में। उसके बाद रेलवे अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें ट्रैफिक अप्रेंटिस, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, एएसएम, गुड्स गार्ड वगैरह की वैकेंसीज आती है। और ये एग्ज़ाम जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट करती है एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू। तो जिनको रेलवे में जाना है उनके लिए रेलवे का भी ऑप्शन है, रेलवे की जॉब बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर पाँचवें में आता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में AA की एग्ज़ाम होती है, एक अच्छी पोस्ट है। इसमें LIC अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और नंबर 6 असिस्टेंट ग्रेड क्लर्क्स टीचर्स इन दिल्ली गवर्नमेंट थ्रू DSSB एग्ज़ाम। ये दिल्ली गवर्नमेंट की एक बोर्ड है, जिस प्रकार स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट SSC होती है, जैसे बिहार SSC है, उसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट की दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी होती है। तो उसके थ्रू अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट एग्जाम्स DSSB कंडक्ट करती है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड होते हैं, क्लर्कियल जॉब भी होते हैं, टीचर्स के भी होते हैं। अब ग्रुप बी ऑफिसर्स
की भी जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो अपने एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस भी हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट करती है ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए। तो अलग अलग क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट में भी जिस प्रकार केंद्र सरकार में नियुक्ति होती है, उसी प्रकार राज्य सरकार में भी नियुक्तियां होती हैं, उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। जिनको करना है तैयारी वो आगे कर सकते हैं। और ग्रुप सी एंड डी पोस्ट भी हैं स्टेट गवर्नमेंट में, जो कि एसएससी कंडक्ट करती है कंसर्न स्टेट की, या सेपरेट एग्जाम्स भी होते हैं इसके लिए। अब आते हैं हम डिफेंस जॉब में। डिफेंस जॉब में एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। एनडीए 10+2 के बाद है। सीडीएस ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है जिसमें आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट स्टार्ट से होती है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और इसका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा अलग है एसएससी से, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे तो कंबाइंड तैयारी भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप एसएससी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करते हैं तो आप ग्रुप बी ऑफिसर्स की जितने भी पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज को छोड़ के, वो सारी की सारी तैयारियां आप सीजीएल के थ्रू भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है पेपर्स का, सब्जेक्ट का, लेकिन ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं। थोड़ा बहुत जो स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चंस का, यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई होता है। लेकिन जब तैयारी करनी है तो हम उसी हिसाब से करेंगे कि ताकि सारे एग्जाम्स को हम टच कर पाए। फिर एक होती है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। एक तो हमारा डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और दूसरा है पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग सेक्टर्स के लिए बनाए गए हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका अलग काम है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडियन टिबेटन बॉर्डर फोर्स, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये 4 तरह के इसमें पोस्ट होते हैं। इसमें सब इंस्पेक्टर रैंक से बहाली होती है, एएसआई की भी बहाली होती है। तो सब इंस्पेक्टर सीपीओ जो लेती है एसएससी के थ्रू। इसमें दिल्ली पुलिस के भी एग्जाम होते हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की बहाली भी एसएससी भी करती। कई बार दिल्ली गवर्नमेंट खुद, दिल्ली पुलिस खुद एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, लेकिन जनरली वो एसएससी के थ्रू ही होता है। तो एसएससी के की अगर हम तैयारी करेंगे तो उसमें सीपीओ इजीली कवर्ड हो जाएगा और दिल्ली पुलिस भी इजीली कवर्ड हो जाएगा। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, ये थोड़ा आसान होता है। अगर किसी को तुरंत जॉब की रिक्वायरमेंट है और अगर फिजिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं तो सीपीओ इज द वन ऑफ द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज स्टूडेंट जिनको ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको जल्दी जॉब चाहिए। तो ये बहुत ही आसान है। बस इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन थोड़ा टफ होता है, वो आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं इसको बाद में आगे डिटेल से बताऊंगा। फिर कभी कभी कोस्ट गार्ड की वैकेंसीज आती है, एयरफोर्स, एफ कैट, आर्मी, नेवी की अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज टाइम टू टाइम आती रहती है, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होते हैं। इनको भी हमें वॉच करते रहना है कि किसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। अब यूपीएससी का के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक छोटा सा स्लाइड बनाया, ये आप घर पे भी स्टडी इसको कर सकते हैं कि यूपीएससी के तैयारी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या पोस्ट होते हैं, एरियाज ऑफ वर्क क्या है। तो जो पॉपुलर पोस्ट हैं वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएसएस वगैरह है। इंडियन रेलवे सर्विसेज भी है, एलाइड सर्विसेज भी हैं। ये टॉप मोस्ट जॉब है इंडिया का, तो इसकी तैयारी बिल्कुल अलग होती है और काफ़ी डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए इसके लिए। और इसकी तैयारी जो है जनरली आप सेकंड या सेकंड ईयर से ही करना ज़्यादा ठीक रहता है। अभी भी आप, अगर आप सेंटअप कैंडिडेट हैं फाइनल ईयर में, तो आप, अगर आपकी ड्रीम है, अगर आपके पास वक्त है, अगर आपके पास डेडिकेशन है, तो आप ज़रूर इसको भी ज़रूर इसकी भी तैयारी करें। लेकिन आर्थिक हालात बहुत काफ़ी मायने रखता है। तो लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हम सेटल हो जाएं, उसके बाद ही हम आगे फिर बड़े एग्जाम की तैयारी करें। यूपीएससी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? अपग्रेड बी एग्जामिनेशंस, आरबीआई बैंकिंग सेक्टर की सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है ये। इसके सीट्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ये ग्रुप बी ऑफिसर्स की पोस्ट होती है, इसमें काफ़ी लुक्रेटिव पोस्ट मानी जाती है। क्योंकि इसके वैकेंसीज कम होते हैं तो कॉम्पिटिशन्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं है।
थोड़ा सा सीजीएल से थोड़ा सा इसका सिलेबस डिफरेंट है, और जिनको तैयारी करनी है उनको मैं पर्सनली फिर आगे मैं बता दूंगा इसके लिए क्या करना है। और एसबीआई पीओ एग्जाम सर, ये मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना अलग एग्जाम निकालती है पीओ के लिए, और अलग बैंक भी निकालती है। अब तो यूनिफाइड हो चुकी है, कॉमन वैकेंसीज आती है अलग अलग बैंकों की, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाते हैं। तो इसको फिर हम देखेंगे। ये सीजीएल से थोड़ा सा हटके है, लेकिन जो ऑलमोस्ट सिलेबस है सेम है। थोड़ा सा इसका रीजनिंग वाला जो पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं तो यू कैन ऑल्सो क्रैक एसबीआई पीओ एग्जामिनेशंस वाइल प्रिपेयरिंग सीजीएल। तो सीजीएल की तैयारी के साथ आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है ये आप इसमें पढ़ लेंगे। सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है। एक IBPS पीओ एग्जामिनेशन होती है जिसमें अलग अलग बैंक होते हैं एसबीआई को छोड़ के, तो इनका भी सिलेबस सेम ही होता है, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन ही है। एक IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की एग्जाम भी कंडक्ट करती है। इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, MBA वगैरह है या टेक्निकल डिग्रीज जिसके पास है। टाइम टू टाइम बैंक जो है इसके लिए वैकेंसीज निकालती है, हिंदी विभाग की भी इसकी वैकेंसीज आती है। तो हमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स को भी ध्यान में रखना है, अगर जो लोग एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके पास है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं उन लोगों के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा डिग्रीज हैं या स्पेशल कोर्सेज उन्होंने कर रखे हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम होता है पीओ की तुलना में, तो सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं अगर आपके पास डिग्री है उसकी। तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें। इसमें काफ़ी सारे पोस्ट होते हैं, सब पोस्ट के लिए अलग अलग। अब मैं आता हूँ एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो एसएससी आप जान रहे हैं आईएएस के बाद, इसे मिनी आईएएस कहा जाता है, क्योंकि आईएएस के बाद जो एंट्री कैडर होती है वो एसएससी के थ्रू ही होती है। स्टाफ सिलेक्शन, जिस प्रकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसी प्रकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी है, जिसका काम है एग्जाम कंडक्ट करना। एग्जाम के थ्रू ग्रुप बी ऑफिसर्स और ग्रुप सी ऑफिशियल्स की नियुक्ति करना। इनका अपना एक सिलेबस है और इनका एक पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग विभाग, जितने भी विभाग हैं केंद्र सरकार की, उसमें आप इसके माध्यम से जा सकते हैं, डिफेंस को छोड़ के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मंत्रालय में जा सकते हैं। तो इसमें जो पॉपुलर पोस्ट है जिसको लोग जानते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एग्जामिनर है, कस्टम है, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई है, असिस्टेंट ग्रेड के बहुत सारे पोस्ट होते हैं इसमें अलग अलग मंत्रालय में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, रेलवे बोर्ड है, उसके बाद इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है। तो जितने भी मंत्रालय हैं उसमें भी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी एसएससी के थ्रू ही हम एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसके थ्रू हम लोग अलग अलग मंत्रालय में भी प्रवेश पा सकते हैं। इसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है सीजीएल के लिए भी। तो जनरली होते क्या है कि जो भी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अपना करियर कहते हैं कि प्लान ए प्लान बी। तो प्लान ए सिविल सर्विसेज के लिए रखते हैं, प्लान बी सीजीएल के लिए। सीजीएल वो क्रैक कर जाते हैं इजीली, क्योंकि यूपीएससी की जिन्होंने भी तैयारी करी है उनका लेवल इतना होता है कि सीजीएल अपने आप कवर हो जाता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जो थोड़ी बहुत अलग से प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जितने अपर लेवल की हम तैयारी करें, हमारे लिए और भी आसान चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि नीचे तो इजीली फिर हम क्रैक कर सकते हैं। तो सीजीएल के थ्रू भी हम ग्रुप ए ऑफिसर्स बनते हैं थ्रू प्रमोशन, लेकिन काफ़ी समय लगता है। लेकिन ये एक अच्छी एंट्री वाली एग्ज़ाम है जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, डिफरेंट सेक्टर में हम जा सकते हैं और वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी होती है इसकी, और ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होती है इसकी। और
अभी रिसेंटली काफ़ी चेंजेस आए हैं इसके सिलेबस वगैरह में, जिसको मैं आगे एसएससी स्पेशल में मैं बताऊंगा कि एसएससी के लिए क्या करना है। अब आरआरबी की एग्ज़ाम होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो अब तो एनटीपीसी अब कंबाइंड एग्ज़ाम होने लगी है, तो उसमें टीए, सीए, एएसएम, गुड्स गार्ड, जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम है वो है। कुछ एग्ज़ाम ग्रुप डी के भी होते हैं, उनके लिए अलग से एग्ज़ाम होती है। तो रेलवे के सिलेबस बिल्कुल अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैंने डाल दिया है इसमें, तो आप लोग इसको मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देखेंगे। एक LIC AAO की एग्ज़ाम होती है, तो LIC अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो इसमें ग्रुप बी ऑफिसर्स की बहाली होती है। इसकी वैकेंसीज कभी कभी आती है, रेगुलर कई बार नहीं आती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट कम होती है, वैकेंसीज कम है, स्ट्रेंथ कम है, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। इसके भी सिलेबस सीजीएल के जैसे ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और बैंक कलर के एग्ज़ाम होते हैं, जो अलग अलग बैंकों में कलर की भी बहाली होती है। पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर्स के अलावे उसके नीचे जो क्लर्कियल जॉब है, उसके लिए एसबीआई अपना एग्ज़ाम लेती है और आईबीपीएस एग्ज़ाम लेती है अलग अलग बैंकों के लिए। और अब उन्होंने, पहले तो इंटरव्यू भी होती थी, अब इंटरव्यू उन्होंने हटा दिया है 2017 के बाद से। अब सीधा आप एग्जाम दे, क्वालिफाई करें, क्लर्कियल पोस्ट के लिए इंटरव्यू में। इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या एज लिमिट है, ये सारी चीज़ें। अब टीटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, आप इसमें इसके लिए भी, लेकिन अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। टीटी के लिए कहीं बीएड की ज़रूरत होती है, कहीं कुछ और डिग्री की ज़रूरत होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर इसको भी हमें देखना है। दिल्ली सर्विस सिलेक्शन, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट में डिफरेंट पोस्ट हैं, एमसीडीज हैं, जितने भी विभाग हैं उसमें क्लर्कियल पोस्ट और असिस्टेंट ग्रेड पोस्ट के लिए, ग्रुप बी पोस्ट के लिए दिल्ली गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है। ये भी यहाँ भी काफ़ी संभावनाएं हैं छात्रों के लिए। अगर उन्होंने सीजीएल की तैयारी की है, इनके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पैटर्न हमें देखना होता है किस सेक्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत जितने भी एग्जाम्स मैंने डिस्कस किए हैं यूपीएससी को छोड़कर, बाकी सारे एग्जाम के पैटर्न्स थोड़े बहुत अंतर होते हैं उनके पैटर्न्स में। अगर हम सीजीएल की तैयारी करते हैं तो सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन है तैयारी करने का कि शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अगर मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, तो पर्पस हमारा ये होना चाहिए परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी लेवल का हो वो हमसे छूटे नहीं, मतलब इतनी तैयारी हो जाए, उस पेपर में इतनी कमांड हो जाए कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, चाहे वो यूपीएससी का ही परसेंटेज का क्वेश्चन अगर पूछ दिया हो, ऐसा हालांकि आता नहीं है उसमें, कभी कभी आ जाता है। तो हमारा पर्पस यही होना चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट को हमें उतने डीपली पढ़ना है, उतनी मेहनत करनी है कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, अगर उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया हो तो हमारा छूटे नहीं। दिस इज़ द की रूल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी सीजीएल के लिए क्लासेस जो है नेक्स्ट संडे से चालू करूँगा, जिसमें मैं जनरली जो मैं मैथ्स, रीजनिंग सबसे पहले टेकअप करूँगा। बाकी जीएस और इंग्लिश है, तो वो चीज़ें मैं आपको उसमें मैं हेल्प करूँगा आपको। और इंग्लिश के लिए भी आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, और रीजनिंग के लिए भी शेयर करूँगा, मैथ्स का भी शेयर करूँगा। ये गारंटी है अगर आपने हमारे मटेरियल को स्टडी करके ईमानदारी के साथ मेहनत करी, तो गारंटेड है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना जुनून है। आपको शायद पता होगा, डार्विन की एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
वही सरवाइव करेगा जो फिट रहेगा। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। आज हम बहुत बड़ी विपदा से गुजर रहे हैं, काफी लोगों को हमने खोया भी है, लेकिन डार्विन की थ्योरी कभी गलत नहीं हो सकती। तो वही सरवाइव करेगा जो फिट रहेगा। तो सबसे पहले आपको फिट रहना है। फिट का मतलब फिजिकली फिट, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स के बारे में मैंने जिक्र किया है उसमें फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। आपको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, आपको फिट रहना है। और डिफेंस जॉब के लिए तो बिल्कुल ही आपको फिट रहना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है और हाइट वगैरह होता है किसी किसी जॉब में। तो आप अपना, मैंने जो स्लाइड्स दिखाया अभी आपको, आप उसको केयरफुली स्टडी करेंगे और अपना एक शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि आप किन किन जॉब के लिए आप एलिजिबल हो, और उन सबकी तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो मैं आपको पर्सनल मैं नंबर शेयर कर दूंगा, आप कॉल करके मुझसे एडवाइस ले सकते हो कैसे क्या करना है, वो भी मैं बताऊंगा आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी की प्रॉब्लम है लोगों को। अंग्रेजी से डरना नहीं है। मेरी भी अंग्रेजी बहुत ख़राब थी। 10वीं तक तो अंग्रेजी हम लोग बस पास करने के लिए पढ़ते हैं। 10वीं के बाद ही मैंने अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करी। उतना टफ नहीं है, आसान है, हिंदी से ज़्यादा आसान है। तो वो मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारा क्लासेस बाइलिंगुअल ले लूँगा, जहाँ कन्वीनियंट हो। आपको हिंदी में लेना है हिंदी में ले लूँगा, इंग्लिश में लेना है इंग्लिश में ले लूँगा, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है। दूसरा है कि आपको जिनको क्लास सीरियसली करना है वो लोग अभी से सीरियस हो जाएं, मतलब आज से तैयारी कर देनी है। और मैं कुछ किताबें भी आपको शेयर करूंगा कि कौन कौन सी किताबें रखनी है। ज़्यादा किताब की ज़रूरत नहीं है, 2 4 5 किताब से ही आप पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक ही शहर में हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 3 लोगों का ग्रुप जरूर बना लें, क्योंकि ग्रुप स्टडी का काफ़ी अहम रोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। इसके पीछे कारण है, एक तो कंपटीशन की भावना होती है। 3 लोग ही मैंने क्यों कहा 3 लोग, इसलिए कहा 2 में क्या होता है ना कि एक बंदा नहीं आया तो फिर दूसरा, फिर वो मिस आउट हो जाता है। वो 3 में से 2 बंदा रहेगा तो कम से कम आपकी जो ग्रुप स्टडी है वो चल सकती है। ग्रुप स्टडी कैसे करना है ये भी मैं आपको शेयर करूँ, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत लंबा नहीं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको पता चलेगा। 2 3 महीने में आपने काफी कुछ सीख लिया है, आप खेल खेल में सीख लिया है। काफी आसान होता है ये। बस तरीका आपको पता होना चाहिए कि क्या तरीका है। अब जीएस है, जीएस की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन आप जीएस इतनी अच्छी हो जाएगी अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, और जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से आप स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 5 से 6 महीने में आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एज ए स्कोरिंग मतलब 60% स्कोर तो इजीली कर लेंगे आप, और ये काफ़ी होता है। ठीक है। और बाकी चीज़ें, सबके पास काफ़ी सारी परेशानियां भी होंगी, कहीं स्टडी मटेरियल नहीं होगा, किसी के पास सुविधाएं नहीं होंगी। उन सब चीज़ों से डरना नहीं है। मैं सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं शिक्षक के तौर पे नहीं, मैं एक छात्र के तौर पे रहा हूँ, अभी भी मैं छात्र के जैसा ही हूँ। तो आपके साथ मैं साथ साथ स्टडी करूँगा। टीचर वही होता है जो हमेशा स्टडी करता है, तो अभी भी मैं स्टडी करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी है पढ़ाने में, तो मैं हमेशा आपके साथ एक साथ ही स्टडी करूँगा। अब मैं लोगों से ये कहूँगा कि तैयार हो जाएं कमर कस के। आपने अगर ठान लिया तो ये बहुत ही छोटा काम है। ज़िंदगी में जॉब करना सबसे छोटा काम है। सबसे मुश्किल काम होता है बेरोजगार होना। बेरोजगार होने से मुश्किल कोई काम नहीं है, और जॉब लेने से आसान कोई काम नहीं है। अगर आप जॉब नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने में वो डेडिकेशन नहीं था, आपने ऑनेस्टली ईमानदारी से काम नहीं किया, तभी आप क्रैक नहीं कर पाए एग्जाम को। बहुत ही आसान होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। आप निश्चित तौर पर जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, ये गारंटी है। ये गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से आया हूँ, जहाँ शायद सुबह आज मैंने खाना खाया, कल खाना मिलेगा या नहीं ये निश्चित नहीं होता था। लेकिन डेडिकेशन था और ग्रुप था हमारा, अच्छे दोस्त थे, साथ तैयारी करते थे, तो हम लोगों ने पहली बार में ही हमने क्रैक किया था। तो आप लोग भी कर सकते, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो आप ज़रूर पूछें।
सर मेरा एक सवाल था कि सर हम्म मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, हम्म और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी कार्यरत हूँ। हम्म तो मेरा सवाल ये था कि क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं काम करने के दौरान एसएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सीजीएल के लिए सबसे बड़ी चीज ये है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। ये दिमाग में सेट करना है। ये जिस दिन ये दिमाग में सेट हो जाएगा ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, तो आप हर चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। बस आपको, आपका वर्किंग आवर कितना है? सर मैं 10 से 6 बजे तक शाम में काम करता हूँ। 10 से 6 आप काम करते हैं, तो कॉन्टिन्यूस वर्क होता है आपके ऑफिस में? हाँ जी हाँ। अभी तो तो ऐसे मतलब वर्क फ्रॉम होम ही है, मगर फिर भी कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। हाँ सर। अच्छा, हाँ। 10 से 6 होता है। आप अगर 3 से 3 घंटे अगर आप दे सकते हैं रात को, तो आप अच्छा। निश्चित तौर पे आप एग्जाम निकाल लेंगे। उतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने बीटेक कर लिया है, तो बीटेक करना हाँ। ज़्यादा टफ है एसएससी निकालने के तुलना में। तो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं तो 3 घंटे, क्योंकि वर्किंग है तो आपको वर्क भी करना है, सैलरी भी चाहिए आपको सरवाइव करने के लिए, और आपको जॉब भी करना है, तो आप 3 घंटे जरूर निकालें। और जिस दिन छुट्टी हो, छुट्टी वाले दिन ज़्यादा समय निकालें। और एक निश्चित पैटर्न में अगर आप तैयारी करेंगे, कंसिस्टेंसी चाहिए, ये नहीं कि ब्रेक हो जाए, आज 3 घंटे पढ़ लिया कल यार रहने दो, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप निश्चित तौर पे आप क्रैक कर लेंगे, ये गारंटेड है। काफ़ी बीटेक के लोग हैं जो हमारे मित्र हैं, कलीग हैं, वो लोग बीटेक कहीं और भी जॉब करते थे, मैक्सिमम लोग जॉब करते थे कहीं ना कहीं, वो लोग बाद में सेलेक्ट होके आए हैं। उन्होंने अपना टाइम निकाला, अपना मैनेजमेंट सही किया, और इजीली हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से हो जाएगा। आप अभी कोलकाता में हैं? जी नहीं सर, अभी मैं घर से ही काम अच्छा, कर रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम, ओके, राइट। हाँ हाँ। ठीक है, वो हो हाँ। जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, हो जाएगा। बाकी और, धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो? Hello, sir. हाँ, हेलो। Yeah. Actually, I want to ask GK specifically. If I speak about GK, GK is a huge syllabus. Then some of the GK contexts are syllabus wise, and some of out of subject wise be very specific. So other than subject, some are of international issues, national issues, or like that. So what do you suggest? Which book I could follow, or any resources like that? What to follow to gain my knowledge for this GK? First of all, this is very good questions, and this is the great concern for the student preparing for any competitive examination, starting from CGL to UPSC. So one of the most important aspect is that which magazine you are reading in a month. Do you read any magazines, current affairs magazines? Yes, sir. I actually follow. Sometimes I follow Kurukshetra, Civil Service Chronicle, like Okay. that. But I have one more thing to ask. I go through the magazines, but I actually be very specific how to make note out of the huge magazines. That's a big question. Yes, yes, right. You are absolutely right. This is the issue, because there is varieties of informations in current affairs. Which one to choose, which one to leave, this is very difficult thing. But Uh, always keep in your mind that ki, mostly hot issues are picked up in examinations. For that, you have to prepare short notes for the particular issues in 50 to 100 words. I will share some of my notes, how to make notes, and how to concise yourself in current affairs, or international knowledge and international happenings around you. Basically depends upon the examination for which you are preparing, or for which you are appearing. For especially for SSC examinations, you have to go through the patterns of the GK and GS, especially in GS section. You have to follow in which sections SSC is raising some current affairs and other questions. Section wise analysis is very important.
Otherwise, there are varieties of information with you. Nowadays, different magazines are there. So how many magazines can you read? This is very big issue. So therefore, you have to read only 1 or 2 magazines. 1 or 2 magazines is more than enough. I will suggest you to one magazine is Pariksha Manthan. You know? No, sir. Pariksha Manthan is one of the best magazine for which you are looking for. You don't have to, even you don't have to make notes. Pariksha Manthan is especially made for those students who are preparing for CGL and civil service examinations. So I will prefer forget about CGL. You must prepare for your civil service examinations, especially in view of the GK and GS. So because the more you learn GK and GS at this stage, you will be able to make yourself ready for the UPSC examinations also. Because each maximum candidates from who is cracking CGL is appearing in UPSC examinations after joining services. So that will help you making your base. So I will suggest you to read Chronicle and Samanya Gyan Darpan. You can also Samanya Gyan Darpan or Pratyogita Darpan. So pick only 2 magazines. 2 magazines are more than sufficient, and just follow the patterns of the examination, PT, mains, and other PT and mains. From which sections questions are being selected through SSC or UPSC and other state services. So just keep in your mind varieties of magazines can confuse you. Anyone can be confused because there are so many materials in the market. Therefore, I will suggest you to read. Once you read Pariksha Manthan, you can easily understand which kind of magazine is this, right? And I will separately show you how to make notes from current affairs and other GS issues for saving your times to as to which sections you should cover. Any more questions? Somebody has a right key. It would be great if you suggest something regarding confidence building, like many of feel that we are zero in English and it makes our struggle more hard. Also, rest of confidence stop to think in appearing in an exam. Thank you so much. अच्छा, किसी ने पूछा है ये कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें? तो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, ये काम करने से बिल्डअप होती है, अपने आप नहीं होगी. अगर स्पेशली इन्होंने अंग्रेजी की बात करी है, बिल्कुल सही बात करी है इन्होंने. जो हम जैसे छात्र होते हैं जो जिनकी स्कूलिंग उस तरीके से नहीं हुई है, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश कैसे करें. इवन मैंने ये देखा है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों की भी कमजोरी इंग्लिश होती है, क्योंकि वो ग्रामेटिकली दे आर नॉट वेरी करेक्ट. वो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए जो चीज़ें चाहिए उनकी तैयारी वो हो नहीं पाती है उनके लिए. तो इसके लिए इंग्लिश के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एकदम ग्राउंड लेवल से आप पढ़ें. जैसे इंग्लिश की चंपक आती है, चंपक एक मैगजीन है, सभी जानते हैं, बच्चों की मैगजीन है, लेकिन आप इंग्लिश वाली मैगजीन लें, वो काफ़ी इजी लैंग्वेज होती है. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा. वो डिफिकल्ट होता है शुरुआत में, क्योंकि आपको वर्ड पावर की प्रॉब्लम होगी, सेंटेंस फॉर्मेशंस की प्रॉब्लम होगी कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेट करें, इसका क्या मतलब है, कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें नहीं समझ में आएगी, लेकिन आपको पढ़ना है. दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको अंग्रेजी में कुछ बेसिक चीज़ें जाननी है तो 2-3 किताबें हैं. वो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश RP सिन्हा की आती है. मैं सबको सजेस्ट करूँगा वो किताब ज़रूर आप ले लें, ताकि आप इंग्लिश लिखना इजीली सीख सकें. वो काफ़ी बेहतरीन किताब है. आज तक मैंने जितनी किताबें देखी हैं, काफ़ी मैंने अंग्रेजी की किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो हालात आपके हैं मेरे उससे अलग हालात नहीं थे. अंग्रेजी हमारी भी काफ़ी वीक रही थी, तो मैंने उसको फिर स्ट्रॉन्ग किया. तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो वीक पॉइंट हैं उनको सबसे पहले आप बताएं. उनको अगर आपने छोड़ दिया तो वो हमेशा वीक रहेगा, वो आपको परेशान करता रहेगा. तो जो वीक पॉइंट हैं उनको आप पिक करें और उस पर काम करना जल्दी शुरू करें. तो इंग्लिश के लिए मैं आपको 2-3 किताबें आपको शेयर करूँगा. पहला तो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, RP सिन्हा की है. दूसरा
एक बेसिक किताब आती है ग्रामर की, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर करके, ये 10th लेवल की है। ये किताब आप ले लें, काफ़ी बेसिक तरीके से चीज़ों को इसमें समझाया गया है। और वर्ड के लिए काफ़ी किताबें आती है, लेकिन RS अग्रवाल की आपके ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए रखनी है। ये 3 किताबें सबसे पहले आप ले लें, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा। मैंने खुद भी मटेरियल प्रिपेयर किया है, इंग्लिश को काफ़ी आसान तरीके से आपको मैं सिखा दूंगा। अगर आप मेरे मटेरियल को यूं ही पढ़ लें तो आप इजीली सीख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, जो मैंने आपको किताबें कही वो ले लें, और अंग्रेजी को पढ़ना शुरू कर दें आप, और वर्ड पावर थोड़ा सा इन्हांस करें। अगर आपके पास समय है तो चंपक से ऊपर उठ के जो न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। शुरुआत में बेजिल होगा, काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है ये, लेकिन मुश्किल वाला काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम आज से स्टार्ट करें, एक न्यूज़पेपर लें वीक में, पूरा वीक एक न्यूज़पेपर पढ़ें, एक ही न्यूज़पेपर काफ़ी है। इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी अच्छी होगी, वोकेबलरीज आपके पास डिक्शनरी होनी चाहिए घर में, ताकि जो वर्ड्स हैं वो आप देख सकें उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो धीरे धीरे ये मतलब बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ेगा आपका। तो चूंकि ये लैंग्वेज है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप जैसे हिंदी आपने सीखी है, अंग्रेजी भी आप सीख सकते हैं। First of all, thank you so much, sir, for this empowering and insightful session. And thank you for the students and hoping a bright future for everyone here. So, sir, we also wanted to share that as we decided, we'll be going forward with 10 students after here. And जो बाकी students हैं उनके साथ हम recording और notes डेली बेसिस वीकली बेसिस पे शेयर कर देंगे, ताकि वो भी इसके फ़ायदे उठा सके। सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी छात्र जुड़े हैं, छात्र नहीं मेरे छोटे भाई हैं, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपनी कमजोरियों को, है ना, चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो या GS हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप उन पे चिंता ना करें। आपको केवल कमजोरी बतानी है मुझे कि भैया मेरा ये कमज़ोर है, इंग्लिश में हमसे नहीं हो रहा है, हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हम साथ पढ़ेंगे। अब मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छा स्कोर करेंगे और आप क्रैक करेंगे, अच्छे रैंक के साथ क्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बस इसमें डेडिकेशन चाहिए। आपको करना है मतलब करना है, मतलब वो याद रखना है, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ये दिमाग में सेट कर लेना है, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बस ऑल द बेस्ट। और मैं सबके साथ रहूँगा, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा, जिनको नंबर चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए मैं आपको सबको हेल्प करूँगा। थैंक यू सर, वी कैन एंड दिस सेशन।